हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने 4 टर्मिनल नेटवर्क के 2 पैरामीटर जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो 2 पैरामीटर कौन से हैं? एक तो था जेड पैरामीटर और दूसरा है वाई पैरामीटर। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एच प्राचल या संकर प्राचल, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। अब देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास का मेमोराइज हो, याद हो, तो देखो आपको याद हो जब हमने जेड पैरामीटर पढ़ा था तब हमने उसमें I1 और I2 को स्वतंत्र चर माना था। जब हमने वाई पैरामीटर पढ़ा था तब हमने V1 और V2 को स्वतंत्र चर माना था। तो इसका नाम ही हाइब्रिड पैरामीटर या एच पैरामीटर है। तो इसमें दोनों को जो मिक्स के रूप में लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि I1 और जो V2 है इसको तो आप लेंगे स्वतंत्र चर। क्या लेंगे? स्वतंत्र चर। और जो बाकी जो बच गए V1 और I2 ये हो जाएंगे फंक्शन के रूप में, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल या परतंत्र चर होंगे। बस इतनी सी थ्योरी है, इसी को हम दोबारा से आपको समझा देते हैं। उसके बाद में जो प्रोसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी वही प्रोसेस यहाँ पे है। एक बार फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो देखो, एच प्राचल या संकर प्राचल में क्या होता है? एच प्राचल में I1 और V2 को क्या माना जाता है? स्वतंत्र चर। क्या माना जाता है? स्वतंत्र चर। तो I1 V2 को आपने स्वतंत्र चर मान लिया, तो बाकी जो बच गए वो क्या बच गए? परतंत्र चर। तो उनको हम क्या लेंगे? फंक्शन के रूप में लेंगे, तथा V1 व I2 को फलन के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब कैसे व्यक्त कर सकते हैं? V1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ F5 किसका है? I1 और V2 का। और जो I2 है इज़ द फंक्शन ऑफ I1 और V2। ये भी I1 और V2 का फंक्शन है, ये भी I1 और V2 का, क्योंकि I1 V2 को हमने स्वतंत्र चर माना है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है I1 और V2 की ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, और V1 जो I2 है इनकी वैल्यू इन पे डिपेंड करती है, I1 और V2 पे। अब देखो, उससे आगे की जो प्रोसीजर है वो सेम है जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब इसका संपूर्ण अवकलन करेंगे, इसका संपूर्ण अवकलन करेंगे, वो हम पहले बता चुके थे। जब 2 का फंक्शन है तो एक बार इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एक बार इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो एक बार इसके रेस्पेक्ट में I1 के रेस्पेक्ट में I2 का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार V2 के रेस्पेक्ट में I2 के डिफरेंशिएशन होगा। तो संपूर्ण अवकलन करने पर देखो क्या होता है। तो dV1 बराबर, V1 को तो क्या लिखेंगे? dV1। अब देखो dV1 का तो एक बार तो I1 के रेस्पेक्ट में तो लिखेंगे डेल V1 बटे डेल I1 इंटू dI1। अब डेल V1 का आपने V1 का I1 के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब दूसरा जो फंक्शन है ना, क्या है? V2 है, V2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल V1 ऐसे कैसे रह जाएगा ऊपर। अब V2 के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल V2 इंटू dV2। अब दूसरा जो है देखो, इधर सेम वही चीज़ें चल रही हैं। I2 का हमें एक बार तो I1 के रेस्पेक्ट में करना है, एक बार V2 के रेस्पेक्ट में। तो देखो dI2 बराबर डेल I2, एक बार किसके रेस्पेक्ट में? I1 के रेस्पेक्ट, तो डेल I1 इंटू dI1। फिर I2 का एक बार हम V2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल I2 बटे डेल V2 इंटू dV2। अब देखो ये जो है, जो आपको 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन जो है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर, उसको बताता है। तो अगर मैं वोल्टेज और करंट में जो परिवर्तन है वो फिक्स हो, मतलब जब हम आपने 11वीं क्लास में ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन किया होगा 12वीं क्लास में, तो VI जो वक्र है वो वहाँ पे एक सरल रेखीय मिलता है।
रेखीय प्रतिबाधा में भी ऐसा ही होता है, ये उसी का मतलब एक एग्जाम्पल है। तो जब वी आई वक्र सरल रेखीय होता है तो इनमें जो परिवर्तन होता है ना, ये फिक्स होता है, ये नियत परिवर्तन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो परिवर्तन की जो दर है वो भी फिक्स रहती है। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखे है, ये वी आई जो वक्र है वो सरल रेखीय होने के कारण, वी आई जो वक्र है वो कैसा होने के कारण, सरल रेखीय होने के कारण आंशिक जो अवकलन है उसका मान क्या होगा, नियत होगा। आंशिक अवकलन का मान क्या होगा, नियत होगा। अब देखो ये डेल V1 है, इसको तो हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल V1 से, और डेल V1 बटे I1 इसको बोलेंगे H11। जैसे वहाँ पे Y11 Z11 आपको याद हो तो इसको बोल देंगे कैपिटल I1, इसको बोलेंगे H12 और इसको बोलेंगे कैपिटल V2। ऐसे ही देखो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इसको करेंगे कैपिटल I2 से रिप्लेस, और ये हो जाएगा H21 और ये हो जाएगा कैपिटल I1 और ये हो जाएगा आपको पता है H22। जैसे वहाँ पे Z22 Y22 ये हमने किया है पहले, ये हो जाएगा कैपिटल V2। तो उसके बाद में देखो ये जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, V1 बराबर H11 I1 H12 V2 और I2 बराबर बन जाएगी H21 I1 H22 V2। तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड और ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब देखो हमने इनको भूलना नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे जो हमने माना है ना, इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। H11 क्या है, H12 क्या है, जैसे हमने Z11 Z12 Z13 सॉरी Z21 इनको सबको डिफाइन किया है। तो देखो अब एक एक की जो हमने जो पैरामीटर माने हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो देखो H11 एक बार HI को आप भूल जाओ। H11 की जो वैल्यू है आप कैसे निकालोगे, देखो इसको देखो ध्यान से। पहला जो समीकरण जो 3 है ना, इसको ध्यान से देखो। H11 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो इस टर्म को 0 कर दो, सारा लफड़ा ही मिट जाएगा। अब देखो H11 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जब V2 को 0 कर दिया, V2 को क्या करेंगे 0 करेंगे। उसके बाद में देखो H11 बराबर हो जाएगा V1 बटे I1, H11 बराबर V1 बटे I1। अब देखो आपने V2 को 0 किया है। अब सबसे पहले देखो V2 को आपने 0 किया है, मतलब वोल्टेज 0 है। जब भी वोल्टेज 0 हो जाए तो परिपथ कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड, या कैसा होगा, लघु पथित। परिपथ कैसा होगा, लघु पथित। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छा। उसके बाद में देखो V1 निवेशी वोल्टता है और I1 क्या है, निवेशी धारा है। निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा Z बराबर होता है V/I। ये क्या है, प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। तो ये प्रतिबाधा V/I है, लेकिन प्रतिबाधा कौन सी है, निवेशी है या निर्गत है। तो देखो निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा, इन दोनों का अनुपात तो निवेशी प्रतिबाधा ही बनाएगा। तो ये क्या है, परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। परिपथ की कौन सी प्रतिबाधा है, निवेशी प्रतिबाधा। अब इसको पूरे को लैंग्वेज की फॉर्म, इसीलिए इसको HI, I मतलब इनपुट, इसलिए H11 को HI भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो अब इसको पूरे को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। H11 बराबर HI V1 बटे I1, कब, जब V2 = 0 हो। तो इसको लिखेंगे लघु पथित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। जब कौन सा, देखो V2 0 है, तो जैसे आपने 4 टर्मिनल नेटवर्क, निवेशी टर्मिनल, निर्गत टर्मिनल, आपने इसको शॉर्ट सर्किटेड किया है, तभी तो V2 0 होगा। तो ये क्या है, निर्गत टर्मिनल है। तो जब निर्गत टर्मिनल क्या हो, शॉर्ट सर्किटेड या लघु पथित हो। दैट इज़ का मतलब होता है, अंग्रेजी में आपने कभी देखा हो, अर्थात बोलते हैं इसको। जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो कभी आप, या कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा। जब भी उसको कुछ एग्जांपल देने हो तो दैट इज़ मतलब होता है अर्थात। अब देखो H11 हमने डिफाइन कर दिया। अब
H12 देखते हैं। देखो चलो H12 देखेंगे। H12 इसको एक बार इरेज करते हैं। हमें चाहिए H12 ये चाहिए, H12 चाहिए हमें इसमें जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, I1 को ज़ीरो करना पड़ेगा। I1 को ज़ीरो करते ये पूरी टर्म ज़ीरो, तो ये H12 निकालने के लिए ये V2 इसके भाग में चला जाएगा। अब देखो H12, एक बार इसको भूल जाओ आप फिर से। अब देखो V1 बटे V2 आ जाता है आपके पास जब I1 ज़ीरो हो। अब देखो I1 ज़ीरो है, जब भी धारा का मान ज़ीरो हो तो परिपथ कैसा है, खुला है। आपको पहले भी बताया जा चुका है, परिपथ कैसा है, खुला है। परिपथ कैसा है, खुला है, तो खुले परिपथ। अब देखो V1 बटे V2, देखो यहाँ पे एक आपने 12th क्लास में जब ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़े होंगे तो आपने बताया, आपको वहाँ पे बताया होगा कि निवेशी वोल्टता और निर्गत वोल्टता का जो अनुपात है, या निर्गत वोल्टता या निवेशी वोल्टता का जो अनुपात है, ये जो वोल्टताओं का जो अनुपात होता है ना, इसको बोलते हैं वोल्टता लाभ। क्या बोलते हैं, वोल्टता लाभ, वोल्टेज गेन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वोल्टेज गेन, जब वोल्टताओं का अनुपात होगा। और कई बार आपको मिलेगा दो धाराएं दे देंगे आपको, एक तो निवेशी धारा, एक निर्गत धारा। तो निवेशी धारा मान लेते हैं I1 और ये निर्गत धारा I2, इनका जो अनुपात है, ये अनुपात होगा, इसको बोलते हैं धारा लाभ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं करंट गेन। तो एक तो होता है वोल्टेज गेन, एक होता है करंट गेन। तो जब धाराओं का अनुपात होगा तो उसको बोलेंगे धारा लाभ, और जब वोल्टताओं का अनुपात होगा तो वोल्टता लाभ। तो देखो हमने पहला बोल दिया था परिपथ कैसा है, खुला है। अब ये क्या है, वोल्टता लाभ। देखो ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो जब भी देखो V1 1 के, देखो 1 कम है, V2 ज़्यादा है, तो जब भी ऐसा अनुपात आता है ना तो बोलते हैं उत्क्रम या व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, उत्क्रम या व्युत्क्रम। तो ये क्या हो गया, उत्क्रम वोल्टता लाभ, रिवर्स वोल्टेज गेन इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। अब ये रिवर्स वोल्टेज गेन कब हमें मिला है, I1 ज़ीरो है, मतलब कौन से टर्मिनल खुले हैं, निवेशी टर्मिनल खुले हैं, जब निवेशी टर्मिनल खुले हों। अब इसके बाद में है H21 को भी सिमिलरली ऐसे निकाल लेंगे। H21 को कैसे निकालेंगे बताओ, H21 चाहिए तो ये V2 को जीरो करना पड़ेगा आपको, ये टर्म खत्म होनी चाहिए। तो V2 जीरो करेंगे तो परिपथ हो गया शॉर्ट सर्किटेड, लागू पथित हो गया परिपथ। और परिपथ कैसा हो गया, लागू पथित हो गया। और फिर V2 को जीरो करने के बाद H21 बराबर, देखो आपको क्या आ रहा है, I2 बटे I1। देखो H21 बराबर HF को एक बार छोड़ो, I2 बटे I1। F मतलब होता है फॉरवर्ड को हिंदी में बोलते हैं अग्र, आगे जो चल रहा है। अब देखो I1 बटे I2, देखो दो धाराओं का अनुपात है, तो ये क्या है, धारा लाभ है। क्या है ये, करंट गेन, धारा लाभ है। अब देखो 2 ज़्यादा है, नीचे कम है, तो ये मतलब 2/1, 1/2 तो आता है तो हम व्युत्क्रम बोलते हैं, जब 2/1 आता है तो अग्र बोलते हैं। तो ये कौन सा धारा लाभ हो गया, ये अग्र धारा लाभ हो गया। कौन सा धारा लाभ हो गया, अग्र धारा लाभ। अब देखो V2 ज़ीरो है, तो यहाँ भी कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। V2 वोल्टेज ज़ीरो हो गई तो परिपथ है शॉर्ट सर्किटेड, लघु पथित परिपथ है। परिपथ कैसा है, लघु पथित है। अब इसके बाद में देखो, इसको पूरे को लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। तो परिपथ भी कौन सा परिपथ लघु पथित है, देखो निर्गम जो परिपथ है, निर्गम जो टर्मिनल है वो इसका लघु पथित है, क्योंकि V2 ज़ीरो है, V2 तो निर्गम टर्मिनल में आएगा, तो V2 = 0। तो इसको पूरे को लैंग्वेज की फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, H21 बराबर HF I1 बटे I2 V2 ज़ीरो, जो लघु पथित परिपथ का अग्र धारा लाभ जब निर्गम टर्मिनल क्या हो, लघु पथित, अर्थात V2 = 0 हो। तो H22 बराबर हो गया H0 बराबर I2 बटे V2 I1 ज़ीरो। ये सॉरी
अब लास्ट जो है हमारा, वापस चलो वहीं पे, ये है लास्ट जो है H22। हमें H22 निकालना है तो हमें I1 को जीरो करना पड़ेगा। किसको जीरो करना पड़ेगा? I1 को जीरो करना पड़ेगा। तो ये पूरी टर्मिनल ख़त्म, तो H22 बराबर हो जाएगा I2/V2, I2/V2। H22 बराबर H0, HO मतलब होता है आउटपुट, इसलिए इसको H0 भी बोल सकते हैं। अभी I2/V2, जब I1 0 हो, I1 0 तो परिपथ कैसा है? खुला परिपथ है। परिपथ कैसा है और कौन से टर्मिनल को? I1 है तो निवेशी टर्मिनल खुले हुए हैं। कौन से टर्मिनल खुले हुए हैं? निवेशी टर्मिनल खुले हुए हैं। I2/V2 देखो, जब ने बोला V और I का जो रेशियो होता है वो प्रतिबाधा को बताता है। किसको बताता है? प्रतिबाधा को। और ये उल्टा है, I और V का भी रेशियो है, तो ये किसको बताएगा? प्रवेश्यता को बताएगा। किसको बताएगा? प्रवेश्यता को बताएगा। तो देखो ये क्या है? खुले परिपथ की निर्गत प्रवेश्यता। देखो निर्गत क्यों बोला है? क्योंकि निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता दोनों का अनुपात है, तो निर्गत प्रवेश्यता। जब क्या हो? निर्गम टर्मिनल खुले हों, अर्थात I1 जब निवेशी टर्मिनल खुले हों। I1 को जीरो किया तो निवेशी टर्मिनल खुले हुए हैं यहाँ पे। अब देखो ये तो हो गया हमारा पूरा H पैरामीटर, और लास्ट में देखो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें। तो समीकरण 3 और 4 जो आई थी, देखो उसको यहाँ पे सबसे पहले देखो समीकरण 3 और 4 ये थी। अब इसके राइट हैंड में क्या है? V1 और I2, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो V1 I2, इसको एक साइड में इधर मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। फिर देखो ये जो टर्म है ना, ये जो कोफिशेंट है H1 H2 H21 H22, इसको देखो एक साथ लिखेंगे एक मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स में लिख दिया इसको H11 H12 H21 H22। इसके बाद में बचेगा I1 और V2। तो I1 और V2 को देखो, I1 और V2, I1 और V2, इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, I1 और V2। अब देखो इसको, ये जो समीकरण 3 4 है ना, इनको H पैरामीटर है, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब देखो आपको पता होगा मैट्रिक्स का गुणन क्या था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे गुणा होता है। तो H1 I1 H12 V2 वही मिल जाएगा आपको फिर से। सेकंड रो फिर से यही फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम तो एक ही हमारे पास। तो H21 देखो फिर से वही होगा, H21 I1 H22 V2 वही मिल जाएगा आपको। तो वो जो चीज़ें हैं उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। फिर से हम वही बात बोलेंगे जो बोलते आए हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।